देखिए ज़िंदगी भी आसान नहीं होती है, उसे आसान बनाना पड़ता है। जब इनको रोजगार मिलेगा तो ये नहीं जाएंगे हॉस्टल एजेंसीज की तरफ। देखिए जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, प्लेयर अब कोई बचेगा नहीं। जो भी वॉइस रेस कर रहे हैं वो उनकी वजह से ये लोग नॉन फाइलर्स यहाँ तक गए। सबकी एक यही थीम है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, आपका फेवरेट प्रोग्राम दुनिया बोल है। आपके होस्ट आपके सामने मौजूद हैं सोनिया और मेरे साथ हैं सैयद फैसल करीम। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि जो हम रोज़ाना कर रहे होते हैं ना सेगमेंट सेहत पे तो वो मामलात हो चुके हैं। लेकिन खैर भाई जैसे कराची में ज़िंदगी आसान नहीं होती, धूल मिट्टी और अब वायरल फीवर एंड नज़ला एंड खांसी और इस तरह देखिए ज़िंदगी भी आसान नहीं होती है, उसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ दुआ करके, कुछ सब्र करके और कुछ माफ़ करके और कुछ नज़रअंदाज करके। बिल्कुल ऐसा ही है और हम अपनी सोच और अपने अमल से कई मामलात को बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। लिहाजा सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और नज़रअंदाज करने की आदत को अपनाइए। इससे आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। जनाब इसके साथ क्या करें हम? अच्छी बड़ी खबर पे बड़ी नजर खबर। बलूचिस्तान में दहशतगर्द मजमूम मकासद के लिए खातून को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अदीला बलोच ने सारी कहानी खोल कर रख दी। बलोच नौजवानों से दहशतगर्दों के बहकावे में ना आने की अपील। डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्मेंस के बावजूद कामरान गुलाम, साहबजादा फरहान और काशिफ भट्टी सिलेक्टर्स की नजरों से ओझल क्यों? इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम को बरकरार रखने की वजह आखिर क्या है? मुकम्मल एदाद और शुमार के साथ आज कौमी स्क्वाड की सिलेक्शन का पोस्टमार्टम होगा। IMF की जानिब से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के साथ नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग, जायदाद बना सकेंगे ना गाड़ी चला सकेंगे। बैरून मुल्क सफर पर भी पाबंदी होगी, बैंक अकाउंट खुलवाना भी मुमकिन नहीं रहेगा। टैक्स रिटर्न्स भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। और समंदरी सफ़र के साथ समंदरी हयात और माहौल को भी महफूज बनाना ज़रूरी है, लेकिन बदलती टेक्नोलॉजी के साथ ये कैसे मुमकिन है? जहाज़ रानी के आलमी दिन पर आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। तुर्बत से पुलिस हिरासत में ली गई बलोच खातून अदलिया बलोच ने अपने वालदैन के हमरा कोयटा में एक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में शर्त पसंद अनासर नौजवानों को वर्गला कर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ अरसे पहले एक और लड़की को भी खुदकुश हमले के लिए बहकाया गया था, लेकिन अब वो हुकूमत बलूचिस्तान की वजह से बच गई हैं। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान में इस किस्म की दहशतगर्दी की तारीख पर नज़र डाली जाए तो यहाँ बेशुमार खुदकुश हमले हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ हमले ऐसे भी थे जिनमें खातीन खुदकुश बम्बारों का इस्तेमाल हुआ था। इस सब पे बात करेंगे हम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब हारिस साहब, तुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने भी देख ली होगी। वक्त आ गया है अब कि रियासत के अंदर मौजूद इस किस्म के अनासर से निमटने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ। बिल्कुल फैसल, असल में बात यह है कि ये एक हैरानी की बात है कि बलोच रवायात जो हैं वो ये है कि औरतों की और लड़कियों की, बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट होती है। जितने दुश्मन के भी अगर लेडी हो तो उनकी भी इज्जत की जाती है। और अभी जिस तरीके से ये एक नया फिनोमिना चल पड़ा है औरतों को, क्योंकि वजह ये नज़र आ रही है कि अब BLF में जो है लड़कों ने उनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो कम होती जा रही है और अब उन्होंने ह्यूमन शील्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि इनको वर्गलाते हैं, इनको सबज बाग दिखाते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कि आप जाएंगे कुछ अच्छे वक्त बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, बलूचिस्तान यूरोप की तरह हो जाएगा। नॉट और जब ये बच्चे और बच्चियाँ जाती हैं तो एक चटियल मैदान, बैरन जो पहाड़ कोयटा के जहाँ पे बिल्कुल एक भी ग्रीनरी नहीं है, वहाँ जाके वो रियलाइज़ करते हैं, बट बाय दैट टाइम वो ट्रैप हो गई होती हैं। उसके बाद उनके निकलने के रास्ते बंद होते हैं। ये तो इस लड़की के अदीला के वालिद ने जाके इन्फॉर्म किया और फिर उसको बड़ी ही पेशा वराना हिकमत अमली के ज़रिए तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको ट्रैप किया, पकड़ा और ला के फिर उसके बाद इसने जब टीवी बात की तो खुद रिग्रेट कर रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। बल्कि इसने तमाम बलोच बच्चों बच्चियों को ये पैगाम भी दिया है कि आप इनके लाइफ में मत आएँ।
ये आपको सबक बाग दिखाते हैं और फिर आपके रास्ते के लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता, बल्कि अभी भी वहाँ पर कुछ बच्चे और बच्चियाँ हैं जिनको बरगलाया है, उनको ट्रेनिंग की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत मुनज़्ज़म तरीके से पेशेवराना सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हुए इनके नज़दीक पहुँची हुई हैं, इनको मार भी रहे हैं, काफ़ी तादाद में पकड़ भी लेते हैं। और उसके साथ फिर अब जब ऐसी बच्चियाँ जब जाके खुद बताती हैं तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस बच्चे ये अदीला को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में ले जाना चाहिए, वहाँ जाके अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि मेरे साथ क्या गुज़री है, क्या बीती है। और अपने बच्चों को, दो भाइयों को, बहनों को बताए कि ऐसे आप मत करें, क्योंकि ये 1% भी नहीं है। मजीद ब्रिगेड हो गया, ये बीएलए, बीएलएफ, टोटल 1000-1500 लोग इनके अंदर हैं। और ये सिर्फ इस वक्त कोशिश ये कर, क्योंकि इसको हॉस्टाइल इंटेलिजेंसीज हैं जैसे इंडिया है और हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, ये इनको फंड पैसे दे रहे हैं, इनकी प्लानिंग करते हैं, इनको लुक आफ्टर करते हैं, वेपन एमुनिशन देते हैं। और मकसद एक ही है कि बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं होने दें, क्योंकि बलूचिस्तान में अमन कायम होगा तो वो बलूचिस्तान में सीपैक बन जाएगा, हमारा गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा और उससे बलूचिस्तान में तरक्की की राहें खुल जाएंगी। बहुत माइनर मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ये अज़ाइम है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान इकनॉमिक तरक्की करे और अपने फैसले अपने मुल्क का मफाद में करे। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देखें, फौज दहशतगर्दों को तो मारती रहेगी, आते रहेंगे, इन्फिल्ट्रेट होते रहेंगे, मारते रहेंगे, लेकिन अगर मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है आपने, तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप पूरी कौम इकट्ठी होके, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो हैं वो इकट्ठे हों, फौज के पीछे खड़े हों और फिर हम इस्तेकाम के थ्रू इनका कलाकुमा करें। और इससे अदम इस्तेकाम में बेसिकली गलत लोग सोचते हैं, इसमें सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, उनको वेपन एमुनिशन अच्छे देंगे, उनको थोड़ा अस्ते से लेस करेंगे, कैपेबिलिटी इम्प्रूव करेंगे। और साथ ही साथ जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जिसमें स्मगलिंग होती है, पैसा बाहर से इलीगल पैसा आता है, इसको कंट्रोल करेंगे, ताकि जब पैसा नहीं मिलेगा तो रूट कॉज है ये, उससे इनकी जड़ से पकड़ेंगे तो ये ख़त्म करेंगे। जी जी हर साहब, ये तो अभी रीसेंट वाक़या है ना जिस पर हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने माजी में भी देखा है कि नाराज़ बलोचों को मनाने के लिए हुकूमतों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, हत्ता कि सरबराह ने मुमलिकत माफ़िया मांगते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन इसके बावजूद कोई नहीं मानता। तो रियासत को कैसे निमटना चाहिए इस तरह से? देखें, रियासत को एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करनी चाहिए, 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नंबर 1 ये है कि आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के फेडरल गवर्नमेंट से जो हैं हमारे पॉलिटिशियंस, उनको कोयटा जाना चाहिए, वहाँ जाके और पहले जो बलोच नेशनल पार्टीज़ हैं उनके सरबराहान जो पाकिस्तान के आइन और कानून को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे तहफ़्फ़ुज़ात सुनें, उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं और वो कोशिश करें कि वो ग्रीवेंसेस दूर किए जाएँ। नंबर 2, देखें वहाँ पर है गुर्बत, आप सोशो इकोनॉमिक हालात ठीक करें, इकोनॉमिक पैकेज दें, सड़कें बनाएं, उसके बाद आप हॉस्पिटल बनाएं, फिर इंडस्ट्री लगा दें, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले। फ़ौज ने इतना यकीन करें काम किया है कि आप हैरान होंगे, रोड्स वो बना रहे हैं, कैडेट्स कॉलेज, दूसरे आर्मी पब्लिक स्कूल वहाँ पर बना रहे हैं उनके लिए, और जो सहूलियात दे सकती हैं दी जाती हैं उनको, ताकि वो कम से कम जब इनको रोज़गार मिलेगा तो ये नहीं जाएंगे हॉस्टाइल एजेंसीज की तरफ। बिल्कुल। यहाँ पर बच्चा जवान होता है, उसको राइफल कंधे में लेता है, पहाड़ों पे चढ़ जाता है। सो उनको मेन स्ट्रीम में लेके उनको बताएं कि ज़िंदगी कितनी अच्छी है, फैमिली के साथ रहना, तालीम हासिल करना और आपको जॉब मिल जाती है, तो फिर ये परेशानियाँ दूर हो जाती है। दीज आर द बेसिक रीज़न। और साथ ही साथ जो लोग भी हथियार पाकिस्तान के आईन कानून को मानते हैं और हथियार डालना चाहते हैं, उनको ये रियासत एक माँ की तरह है, दे मस्ट बी ब्रॉट, उनको लाएं, उनको रोजगार, उनको मेन स्ट्रीम मिले। दैट इज ओनली रीजन फॉर। और ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये अगर लोकल डेवलपमेंट होगी तो जाहिर सी बात है फिर मामला ठीक होंगे ना। अब इसमें हमने देखिए माजी में ऑपरेशंस भी हुए, उसके बाद उनको ऑफर भी की गई हथियार डालने की, ये सब कुछ हो गया ना। सिंस यू आर एक्स मिलिट्री मैन एज वेल और नाउ आपने सियासत की बागडोर भी संभाली, आपको लगता है कि अब वाक़यतन अब मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त भी आ चुका है और जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल पॉलिटिशियन है और जो वहाँ का मामलात हैं, जो सरदार हैं,
उनको इन्वॉल्व करके उनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई वो 1901 के मामला चले गए, अब सरदारी निज़ाम जो है उससे आपको आगे निकलना होगा। आपको अपने लोगों को एम्पावर करना होगा। वेल्थ सिर्फ कुछ सरदारों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं रह सकती, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, देखें बलूचिस्तान में आप सारे बलोचिस हैं, हुकूमत उनकी है। आपको पता है कि तादाद कितनी है बलूचिस्तान में? मैक्सिमम 1,20,25 लाख टोटल बलूचिस्तान की आबादी, जो कि कराची की आबादी से आधी है। आप सोचें, और उसका मैस, लैंड मैस जो है वो पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा। उसके बाद दुनिया के मिनरल्स, गोल्ड, कॉपर, जो ऑयल, डीजल, जो आप गैस, वो वहाँ पर मौजूद है। सेकंड है कि इतना बड़ा वहाँ पर आपके सामने जो है शिपैक बन रहा है, और उसके बाद ये गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो रहा है। आप सोचें कि पाकिस्तान को कितनी इकोनॉमिक तरक्की मिलेगी कि काश्कर से अगर इनका काफिला चलता है चाइना का, तो 8 दिन में ये गवादर पहुँच जाता है। अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाए तो पूरे सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाती है हमारी बलूचिस्तान के साथ, और पूरा बिजनेस रशिया, उसके बाद सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान से होके ये गवादर पोर्ट में आ जाते हैं, और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की पूरी मार्केट दुनिया की पड़ी हुई है। सेकंड ये कि आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी फ़ौज बहुत लड़ाका है, जियो स्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है। इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो आप मुल्क की फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे। ये दुनिया नहीं चाहती है, इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल में रखें। दैट इज़ द बेसिक। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज के साथ मौजूद थे, और ये मामलात अब इस नहज पे आ चुके हैं कि अब मुज़ाकरात ही इसका वाहिल हल है। लोगों को एम्पावर करें, वहाँ की इकॉनमी अपलिफ्ट करें, तो ये मामला जो है वो हल हो सकते हैं। ऐसा ही अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक लेंगे, वापस आ गए प्रोग्राम को भी यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हुआ था, और कल हमने ये न्यूज़ आपके साथ शेयर भी की थी। आज कुछ साइड स्टोरीज को भी कवर करते हैं, और कुछ आज हम नया भी करने जा रहे हैं। तो फैसल, आज हम क्या नया करने जा रहे हैं? और वैसे एक बात बताएं, हम खुद बल्ला लेके ग्राउंड में जाने वाले हैं जो हालात चल रहे हैं। हाँ, प्लीज एक बात बताएं कि ये जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, और आपको नहीं लगता कि इसके अंदर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हमारे हैं उनको भी आना चाहिए था? डोंट यू थिंक सर? ऑल राइट, चले अब जब ये बात छिड़ ही गई है, तो इसके साथ साथ कुछ हम स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करते हैं, और उसके साथ हम जो हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं फवाद मुस्तफ़ा, फिर उनसे बात भी करेंगे। देखिए, बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की करंट टीम में हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी, और उसके बाद उनका कंपैरिजन करेंगे उनसे कि जो हमारी डोमेस्टिक में खेले जा रहे हैं, परफॉर्म किए जा रहे हैं, लेकिन उनका नंबर आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले आइए शान मसूद पे एक नजर डालते हैं। नहीं, इन पे नहीं, ये तो मैं खुद ही हूं और वो खुद ही हैं। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं शान मसूद पे। कैप्टन है हमारे ये। अब इन्होंने 35 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं, एंड ही इज जस्ट एवरेजिंग 28.5। इनका एवरेज सिर्फ 28.5 है कप्तान होते हुए। और सोने पे सुहागा ये कि आखिरी 10 टेस्ट इनिंग्स में कोई सेंचुरी नहीं हुई है। ठीक है जी, अब इनका अगर, हाँ प्लीज, मैं कही थी इनके और नेक्स्ट कौन से हैं हमारे? भाई इनका हमने कंपैरिजन तो जाहिर सी बात नहीं बनता, लेकिन अब डोमेस्टिक में कौन परफॉर्म कर रहा है? कामरान गुलाम। जरा हम अब कामरान गुलाम की भी देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो आप इनसे बात कर रहे हैं। 59 मैचेस इनके हैं। ही इज स्टैगरिंग, जबरदस्त एवरेज, नियर टू 50 की एवरेज से कामरान गुलाम, यानी 49.17 की एवरेज से 4377 बना चुके हैं डोमेस्टिक में, और 20 इनकी 50s हैं। लुक एट द कन्वर्जन रेट। इनकी 16 सेंचुरियां हैं। सोने पे सुहागा, अभी जो टीम गई थी और शाहीन्स में जाके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश ए के खिलाफ सेंचुरीज स्कोर की थी, उसी बांग्लादेश की सीनियर टीम से हम अपने डोमेस्टिक में हार गए थे। तो भाई ये गोरख धंधा है। और इनके अलावा, अच्छा, इसके अलावा अब हम बता रहे हैं आपको, हमारे एक और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अब्दुल्ला शफीक। बहुत अच्छी उनकी जो थी वो एक ऑरा बनाया हुआ था, और इट सैडन्स मी टू शेयर द स्टैट्स ऑफ अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक अब तक 19 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, और इनका जो एवरेज है वो 40 का है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि अब्दुल्ला शफीक पिछली 10 इनिंग्स में बुरी तरीके से नाकाम रह रहे हैं।
इसी का अगर तकाबुल करें हम, जनाब अली एक और बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो कि कई मरतबा इस पे नागवारी भी जाहिर कर चुके हैं, साहबजादा फरहान। अब उनका ये जो लिस्ट करियर है, 58 मैचेस खेल चुके हैं, 44 के एवरेज से, 100 इनके जो हैं वो हैं 8 और 27 इनके 50 हैं। मैं चाहूंगा कि हम जरा यहाँ पे रुकें और सबसे पहले हम बैट्समैन जो हैं हमारे, उनका हम पहले जिक्र कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। इफ़ वी हैव फवाद मुस्तफ़ा विद अस, तो हम ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। हाँ फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और आज हमने वही कोशिश की कि ज़रा हम स्टैट्स पे थोड़ा सा खेलें, तो हम अगर एक मरतबा फिर शान मसूद को अगर रन कर सकें। और शान मसूद हमारे कप्तान हैं और उनकी अभी तक की जो परफॉर्मेंस है, मतलब कि अगर एक कप्तान है और वो लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स में अपने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है, उनकी कप्तानी पे भी सवालात हैं। और उसके कंपैरिजन में अगर तो कामरान गुलाम रन्स पे रन्स किए जा रहे हैं, आज से नहीं 2020 से रन स्कोर किए जा रहे हैं, तो फिर क्या क्राइटेरिया हमारी सिलेक्शन का, वो बंदा कहाँ जाए और कहाँ दरवाजा खटखटाए? अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, मेरा एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इशू इस वक्त दूसरा आ गया है फैसल, वो ये है, एक तो कप्तानी का बहुत बड़ा इशू है। आपने जब कप्तान बनाया है, बाबर को टेस्ट क्रिकेट की टीम से हटाया है, अब मसला इस वक्त ये है कि सबसे मुश्किल काम पाकिस्तान की कप्तानी का है। अब वो आप कप्तान, अगर शान एज अ कैप्टन चेंज होंगे तो शान टीम से में शायद मुश्किल हो जाए उनके लिए जगह। लेकिन मसला सारा ये है कि अब आप इस वक्त कप्तान को हटाना नहीं चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि जी एक और सीरीज दे दी जाए। दूसरा ताल्लुक, आपने जो कामरान गुलाम की बात की है, इवन साहबजादा फरहान की, तो कामरान गुलाम तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा ज्यादती है कामरान गुलाम को इस टीम में ना खिलाना। आप तसव्वुर करें कि एक आदमी जिसका एवरेज 50 के करीब है फर्स्ट क्लास का और सीजन पे रन्स किए जा रहे हैं, इवन आपकी चैंपियंस कप हुआ उसमें उसने इतने रन्स कर दिए, जो कहा जा रहा था कि जिसमें टैलेंट ढूंढा जाएगा, तो एक ऑलरेडी मौजूद टैलेंट है, उसको इस टीम का हिस्सा होना चाहिए। और मेरी नज़र में 11 खिलाड़ियों में भी होना चाहिए मिडिल ऑर्डर में, अगर बाकी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो यही कुछ छोटी मोटी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी ये सूरत हाल हो रही है। और हमने फैसल, मुझे ना पता है, एक चीज जरूर है कि हमारा पाकिस्तान टीम का ना कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी तय हो जाना चाहिए कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे होगा या आप अपना देखते हैं कि जी आपको नेट पे कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल गया तो फिर आप वही शुरू कर दें। तो कोई तरीका कार तो तय हो ना, आपको किसी को भी कोई तरीका कार नहीं पता, बिल्कुल। मगर जो तरीका कहते हैं दुनिया भर में होता है कि जी आपने राइटली पॉइंट किया है कि जी हम कप्तान को कैसे हटा दें। अब आपको याद होगा कि जब सौरव गांगुली भी, मतलब उससे ज़्यादा फोर्सफुल कप्तान कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी भी परफॉर्मेंस पे बात आई ना, तो फिर उनको भी नहीं छोड़ा था उनके बोर्ड ने। मेरे ख्याल से अंदर खाने कुछ मामला। अच्छा ज़रा अब अगले की बात कर लेते हैं जो हमने बात की, अब्दुल्ला शफीक, साहबजादा फरहान भी रन्स कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साहबजादा फरहान को उस टाइम पे टीम में डाला गया जब हम मुश्किल टूर्स पे जा रहे थे, और अब्दुल्ला शफीक को हम मुसलसल इस्तेमाल करे जा रहे हैं, और उनका सिर्फ गालिबन एक डबल सैकड़ा है, उसके बाद कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है, लगातार मुसलसल फेलियर। प्रॉब्लम यह है कि आप फेल ऑस्ट्रेलिया में जाके हों, इंग्लैंड में जाके हों, सीमिंग विकेट हो, तेज विकेटें हों, ओके ठीक है, अपने होम ग्राउंड में अगर कोई फेल हो रहा है, फिर दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है पूरी। फैसल, असल में मुझे लगता है कि जो नई मैनेजमेंट आई है ना, जो जेसन गिलेस्पी की बात कर लें या गैरी कर्स्टन की बात कर लें, ये अभी तक खौफ में भी है, क्योंकि एक सबसे बड़ा शौक जो हमारे साथ, शौक तो नहीं कहूँगा, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हम 2-0 सीरीज हारे हैं, तो ये अब मेरे ख्याल से बहुत ही देखभाल के चेंजेस करना चाह रहे हैं। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, देखिए जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, प्लेयर अब कोई बचेगा नहीं, क्योंकि आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो अगर वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो इन्हें कहीं ना कहीं आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद और मुश्किल टूर है। इंग्लैंड की सीरीज बहुत मुश्किल है, उसके बाद अगर आप देखें तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है, फिर साउथ अफ्रीका में। तो आपके साथ होने क्या जा रहा है? अच्छा, मुझे परेशानी टीम से ज्यादा जो है ना, वो ये है कि वो जो पूल हमारा होता था ना, जो बैकअप चाहिए, आपने 2 नाम ही लिए, ये मुझे भी घूम फिर के 2-3 से ज्यादा नाम नहीं मिल रहे।
एडवांटेज तब होता है हमारे पास कि हम यही 10-11 लड़कों के नाम ले रहे होते हैं और हम कह रहे अच्छा। होते हैं अब कि जी 10-11 लड़के हैं जो फवाद भाई, तैयार हैं, आपने आ अगर जाना देखें ना, बात कर ही ली है खिलाड़ियों की, एक खिलाड़ी में इसमें और ऐड कर लूं आपकी इजाज़त से, एंड इफ़ वी कैन शो द स्टैटिस्टिक्स ओवर है। काशिफ भट्टी, नौमान अली, हमें नौमान अली 38 खैर से 38 साल के हो जाएंगे, एंड इफ़ वी कैन शो द स्टैटिस्टिक्स राइट नाउ। ओके, तो नौमान अली बमुकाबला काशिफ भट्टी। अब काशिफ भट्टी ने 400 गालिबन विकटें ले ली हैं, और नौमान अली जो है उनकी एज फैक्टर और ये सारी चीज़ें, ऑल्दो के इज अ स्पिनर, बट अगेन ये चीज़ तो आती है ना, तो इस मामले में, और राइट लेफ्ट वाली चीज़ भी, तो अगेन डोमेस्टिक का एक और खिलाड़ी जो कि ताबड़तोड़ जो है वो दस्तक दे रहा है, बट उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, देखिए काशिफ भट्टी बदकिस्मती ये है कि दोनों 38 के हैं, ठीक है, दोनों का ही सिंध से ताल्लुक है। मेरा कहना ये था कि जब नुमान बीच में नहीं थे तो काशिफ भट्टी को आप खिला सकते थे, फिर जाहिद महमूद, कितने ऐसे प्लेयर्स थे जिन्हें बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी जो नहीं खेले, और इनके पीछे अब कोई छोटी उम्र का ऐसा स्पिनर नहीं लगा कि उसे आप फौरन टेस्ट क्रिकेट खिला दें। हाँ, आप वाइट बॉल क्रिकेट जरूर खिला सकते हैं, और साथ साथ आप ये सोचें कि वही नुमान अली थे जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ आपने 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं रखा और आप फिर वापस लेके आ गए। तो इस पे कौन सवाल करेगा जो इस किस्म की आप गलतियां करते हैं? मेरा सब हमेशा क्वेश्चन ये होता है कि यार अकाउंटेबल भी तो किसी को बनाएं जो इस किस्म की गलतियां करते हैं, कि भाई आप उनसे सवाल करें कि आपने नुमान अली को पहले क्यों नहीं रखा था, अब क्यों नहीं आए। साथ साथ अगर नुमान अच्छे नहीं लग रहे तो उनके साथ काशिफ भट्टी खड़े हुए, और काशिफ भट्टी भी भाई 450 आउट कर गया फर्स्ट क्लास में, उसको आपने मिस कर दिया, आपने उसका चांस मतलब उस वक्त जाया कर दिया। कितने सारे स्पिनर्स थे जो इस तरह से जाया हुए। जाहिद महमूद इतनी अच्छी गेंदें करते रहे, वो भी उस तरह नहीं खेल सके। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। अब वक्त हो जाता है ब्रेक का। फैसल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। मुआशी मैदान से बड़ी खबर सामने आई है। IMF की जानिब से 7 अरब की बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान को 37 माह में तोसे फंड्स की सहूलत प्रोग्राम के तहत $7 अरब मिलेंगे। मुबारक हो आपको भी, बहुत सबको मुबारक हो। 1.1 अरब डॉलर्स की पहली किस्त भी जल्द मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला है पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे अजीज़ हमवतनों, अगर आपने अभी तक जो गोशवारे हैं वो जमा नहीं करवाए तो करवा दें, क्योंकि इस बार पॉलिसी है सख्त और नॉन फाइलर्स के खिलाफ होंगी कार्रवाइयाँ भी सख्त। अब इसी हवाले से हम बात कर लेंगे प्रेसिडेंट टैक्स बार अनवर काशिफ मुमताज़ साहब आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। सबसे पहले तो अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल ही यही है, बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं, अब या तो उनको परेशानी है या फिर वो उधर पेश करते हैं, यार ये हम फाइलर कैसे बने, किस तरीके से हम करें, उसके लिए वो फिर लॉयर्स के पास जाते हैं, वो अपने फिर वो रखते हैं। इज़ इट ईजी फॉर अ ले मैन कि वो घर बैठे ये काम कर सकता है? आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा एक्सक्यूज़ दिया जाता है, बिकॉज आप US का वीज़ा एप्लीकेशन जब अप्लाई करते हैं इट्स वेरी टफ, बट हर पाकिस्तानी उसको पूरी तरह मुकम्मल तौर पर फिल कर देता है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा वो नहीं है। जितना आप जैसे नॉर्मल वेबसाइट पर आप जाते हैं, आप अपना एक्सेस करते हैं, फूड पांडा के लिए इस तरह ऑर्डर करते हैं, इस तरह आप चीज़ों को क्लिक करते चले आए, बट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान बाय एंड लार्ज लोग ना अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप उनको एक फॉर्म देना तो बिला वजह 2 कॉलम छोड़ देते हो कि यार इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये एक हमारी टेंडेंसी तो हमारी टेंडेंसी जो है ना वो हो गई है, बिकॉज हम इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। तो ये जो चीज़ है ना, इसी वजह से पाकिस्तान इस पोजीशन में है। आज आपने मुबारकबाद दी अभी प्रोग्राम से पहले IMF को, लेकिन लोन की मुबारकबाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें एज अ नेशन सोचना चाहिए कि यार हम लोन पे ही जीते रहेंगे कब तक मतलब ये सूरत हाल है। तो हमें अगर आगे आके अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, टैक्स देना है, तो ये हम गवर्नमेंट को अपना पैसा दे रहे हैं, लेकिन एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी के गवर्नमेंट को भी उसको रीपे करना चाहिए। आज हम कराची शहर में बैठे हुए हैं, हर रोड जो है ना वो इस वक्त ख़राब है, हर रोड पे गड्ढे हैं, हर रोड पे जो है जो आपको चलना मुश्किल है। तो ये जो है एक कॉस्मोपॉलिटन शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, वहाँ पे अगर ये तस्वीर होगी तो लोगों के पास रीजंस होंगे कि
ये इफ़ एंड बट्स के रीजन हो गए। बिल्कुल। वैसे सुनने में आ रहा है कि जो 30 तारीख है वो डाल दे दी है कि 30 तारीख तक आप अपने सारे टैक्सेस जो हैं वो पे कर दें और इसके बाद जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, बाहर जाने से रोक दिया जाएगा, सफ़र नहीं कर सकेंगे, गाड़ी नहीं ले सकेंगे और बहुत सारी शराइत जो है वो सामने रख दी हैं। तो इज़ इट ट्रू कि 30 तक आपने अगर नहीं पे किया तो फिर इन तमाम तकालीफ से गुजरना पड़ेगा? देखिए, इसको मैं आपके सवाल को 2 हिस्सों में कहता हूँ। 30 तारीख बिल्कुल डेडलाइन है और होनी भी चाहिए। महज़ब माशरों में हर चीज़ की एक डेडलाइन होती है, आप उसको, लेकिन हमारी टेंडेंसी है हम बिल भी आखिरी दिन जमा कराते हैं, स्कूल की फ़ीस भी आखिरी दिन जमा कराते हैं, तो हम इसी तरह आखिरी तौर पे उठते हैं। हम अभी थोड़े दिन पहले हमने खुद अपनी एसोसिएशन की तरफ से लेटर लिखा है कि आप लोग जो फाइलर्स हैं, लास्ट ईयर तक फाइलर्स हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, बिकॉज लोग आ रहे हैं फाइल करने, एटलीस्ट वो आपके साथ इंगेज हैं विदाउट एनी रिटर्न, वो इंगेज हैं, आपके साथ टैक्स दे रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, आपकी कंप्लाइंसेस कर रहे हैं, तो उनको इतने हार्श नोटिस नहीं देने चाहिए। लेकिन यह है कि ऑल्दो उसकी कानून अपनी जगह है, 30 सितंबर है, अगर वो थोड़े दिन लेट हो जाते हैं तो कोई इन पर पेनल्टी या डिफ़ॉल्ट से चार्ज नहीं लगना चाहिए, बिकॉज 90% या 95% ऑफ द टैक्स जो है ना ऑलरेडी वो गवर्नमेंट की किटी में जमा करा चुके हैं। अच्छा सर, आप लोगों की सैलरी पे जैसे टैक्स कट जाता है। यस, ऑब्वियसली जब आपने ये बात करी ली है तो अब चले नेक्स्ट, इसी से मैं अपना क्वेश्चन डिराइव कर लेता हूँ। एक आम तासुर है पिछले इस पूरे साल में, सैलरीड क्लास चिल्ला रही है और पहली मरतबा सैलरीड क्लास की एक रिप्रेजेंटेशन हुई, एहतजाज किया, एंड दे थिंक कि यार वी आर अंडर द बर्डन। आपको लगता है कि क्या वाकई ऐसा, बिकॉज वंस वो एक तो देखता है कि मैं अगर दे रहा हूँ सहूलियत तो मेरे पास सहूलियत नहीं है, ठीक है ना, दूसरी तरफ वो जो बड़े इवेडर्स हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट इन द एयर, बाकायदा इसके बयानात हैं, ख्वाजा सिर्फ साहब इस पे अखबारों में बयानात दे चुके हैं, रियल इस्टेट, द रिटेलर्स, टोबैको, इतने सारे, वो देखते हैं कि जब ये इवेट कर रहे हैं बिलियंस रुपीस ईयरली, तो भाई हमारा क्या कसूर है फिर? तो डू यू थिंक कि हुकूमत उनके लिए भी कुछ कर रही है? भाई सर, सैलरीड क्लास की आवाज़ तो अपने एम्प्लॉयर के पास नहीं होती है। बात यह है कि जब 25,000 की सैलरी बढ़ाई गई थी तो लोग कोर्ट में चले गए थे, ये सैलरी हम नहीं दे सकते। तो इस मुल्क का एक बड़ा डिफरेंट फिनोमेना है। इन जिन लोगों की बात आपने की, ये जो है हेल्म ऑफ अफेयर में जो लोग बैठे हैं उनके साथ इनके कनेक्शंस हैं, जो भी वॉइस रेस कर रहे हैं वो उनकी वजह से ये लोग नॉन फाइलर्स हैं आज तक, अगर आप इसको बिल्कुल सही तरह देखें तो। लेकिन बात यह कि सैलरी वालों की बिल्कुल आवाज़ सही है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव एक एनालिसिस करें कि रीजन में दूसरी कंट्रीज़ में क्या हुआ है, तो 8 से 10% का ही फ़र्क है, हमारे यहाँ ज़्यादा टैक्स लगे। इशू ये होता है कि वो जब वो खरीदने जाते हैं कोई चीज़ तो उस पर 18% भी टैक्स देना पड़ता है उनका, तो वो पूरा अपना टैक्स दे रहे होते हैं, तो उनको बर्डन लगता है। एक बात बिजली के बिल पे, हाँ बिजली के वो जो कंजम्पशन जो भी करते हैं। दूसरी बात ये कि इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनको अपने बच्चों की अगर अच्छा एजुकेशन है तो आपको पता है आजकल जितनी हैवी फीस है ना, तो किंडरगार्टन के बच्चे 30-25 हज़ार रुपए भर रहे हैं। कोई बीमार हो जाए तो अच्छे हॉस्पिटल में, आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। इस मुल्क में शहर में जो है बाइक इतनी ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब जितना हजम है हमारा, आवाम जितनी है उस हिसाब से बसेस जो आप 2-3 रेड चला देते हैं उससे कंपनसेशन तो नहीं होगी। तो बेसिकली इस वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा। एंड ऑफ द डे वो अपने आप को जब वो क्लोज ऑफ द मंथ जाते हैं तो या तो उनको किसी से पैसे उधार लेने पर बोरो करने पड़ते हैं, कंपनी से लोन लेना पड़ता है, या किसी जगह पे उधार अपना फिक्स करवाना पड़ता है ग्रॉसरी के लिए, मतलब जिस तरह की जिसका अरेंजमेंट है। तो ये चीज़ फिर अल्टीमेटली उनको ये बताती है कि उनको कोई ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी कोई जो है ना बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। तो ये जो है ना उनको फ्रस्ट्रेशन करती है, वो मेरे ख्याल में राइटली सो फ्रस्ट्रेशन मतलब उनकी बिल्कुल सही है। जी वैसे आई वाज थिंकिंग कि अभी जब उन्होंने कहा कि जी 30 तारीख तक अगर जमा आप नहीं करवाते हैं तो आप कार्स नहीं ले सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, मतलब ये तो बड़ी मेन सी चीज़ें हैं। आपको नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप ये सब चीज़ें कर सकें? लाइक प्रैक्टिकली बहुत पहले से पॉसिबल था जी, लेकिन हमने इसका मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया इसको। लेकिन हम मैंने जब अपनी एसोसिएशन का चार्ज लिया तो 11 महीने से हम परस्यू कर रहे हैं कि नॉन फाइलर की कोई कैटेगरी नहीं है दुनिया में कहीं। आपने उसको लिजिट कर दिया है कि आप नॉन फाइलर हैं तो आप फाइलर हैं, आप 2% टैक्स दें, नॉन फाइलर हैं तो 4% टैक्स देते हैं। तो ये कोई कैटेगरी नहीं है। मतलब देखें, आप जो हैं किसी भी इलीगल चीज़ को लेजिटिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप फॉरेन ट्रैवल आपको भी पता है कितना एक्सपेंसिव है, लोकल ट्रैवल भी एक्सपेंसिव है। आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो आपको फाइलर क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज आपके पैसा कहाँ से आया, आपने वो सोर्स कैसे जनरेट की? अगर आपकी आमदनी नहीं है तो हाउ कैन यू बाय अ कार, अ प्लॉट, और यू कैन ट्रैवल अब्रॉड? सो ये बेसिकली इस पर कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो नॉन फाइलर की कैटेगरी जो ख़त्म की जा रही है ये बहुत अच्छी है, और ये हम पिछले 11 महीने से परस्यू कर रहे थे, और फाइनली ये एक बहुत खुशहाल बात है पाकिस्तान की, बिकॉज सिस्टम को ये टर्न अराउंड करेगी।
एक और ह्यू एंड क्राई होता है पाकिस्तान के अवाम का कि सिंस यू आर अ टैक्स मैन तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वैसे जो टैक्समैन जो है ना वो एफबीआई के लोगों को कहा जाता है, इसलिए मैं ओके ओके अब आप अपने आप को जो भी कहलवाना चाहें मुझे बता दें। तो पाकिस्तान के अवाम का ये ह्यू एंड क्राई है कि यार इस मुल्क में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है, रेग्रेसिव टैक्सेशन क्यों है? लाइक द पीपल हु आर अंडर द बर्न्ट ऑफ महंगाई वो मज़ीद चर्न आउट हो रहे हैं और रिग्रेसिव उनके साथ हो रहा है। वो आटा दाल लेने जा रहे हैं टैक्स, चाय पी रहे हैं टैक्स, बिजली का बिल भर रहे हैं टैक्स, एवरीवेयर देयर इज़ अ टैक्स टैक्स टैक्स। और इस पे एज अ प्रेसिडेंट टैक्स बार आपके क्या रिव्यू है कि क्या हमें इस मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स ही है पाकिस्तान में। जिन जगहों जिन मुल्कों में जाकर रहने की ख्वाहिश हमारे पाकिस्तानियों को है, उन मुल्कों में भी हर चीज़ पे टैक्स है। बिल्कुल। वहाँ भी अगर आप ग्रॉसरी लेने जाएंगे तो टैक्स है, वहाँ भी अगर आप चीज़ें लेंगे तो टैक्स है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर रहने वालों से पूछे तो बताते हैं कि आसान नहीं है, इसीलिए आसान लेकिन ऐसा ही उनको रिटर्न में मिल रहा होता है, इसलिए वो मुतमईन हो जाते हैं। तो आपको रिटर्न मिल, इससे ये जो है ना इसमें जो है ना आपको बर्डन लग रहा होता है। तो ये सारा केस ये है कि इन रिटर्न, बिकॉज टैक्स जो है ना वो साइकिल है, आप हैव से लेंगे और हैव नॉट पे स्पेंड करेंगे। तो ये जो साइकिल है ना ये इनकम्प्लीट हो जाती है। तो इसकी वजह से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनको बर्डन लगता है। बाहर तो इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं कि वो खुशी खुशी टैक्स पे करते हैं ना, कि आपको गवर्नमेंट से इतनी सपोर्ट मिल रही होती है कि वो अदा करने खुद पहुंच रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो फिर जो हालात अब आप देखें ना कि पेंशन भी गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, जो टैक्स पेयर उसको पेंशन भी नहीं मिलती। बाहर मुल्कों में ऐसा भी होता है। सर गल मुका दिया आपने, बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और जनाब अली, एक मरतबा फिर हम आपको याद दिला दें वो फाइलर्स के जिन्होंने नहीं किए उनके लिए अनवर साहब तो देखिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़रा उनको मिल जाए, क्योंकि दे आर द फाइलर। लेकिन जिन्होंने गोशवारे जमा नहीं कराए वो सोच लें, करा लें, नहीं कराएंगे तो बाहर नहीं जा पाएंगे, प्लॉट नहीं खरीद पाएंगे, गाड़ी भी नहीं ले सकेंगे, है ना? आपको परेशानी हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है ना? लेकिन अब हम ब्रेक ले सकते हैं जनाब, ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है में खुश आमदेद। 10 बज चुके होंगे तो आपका जो दिन है वो इस वक्त बहुत अच्छा शुरू हो चुका होगा। हम वक्तन फ़वक्तन शो में बात करते रहते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी, और जो इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इशू है, जो कि पिछले अब तकरीबन अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा इस चीज़ को, वो है इसराइली मज़ालिम। और ये मज़ालिम रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और कल रात तक लबनान में मजीद 51 शहरियों को शहीद और 220 को ज़ख्मी किया गया। इससे पहले शहादतों की तादाद 559 और ज़ख्मियों की 1800 से ज़ायद थी। इसराइल मुसलसल 5 दिनों से लबनान को फ़िज़ाई हमलों से निशाना बना रहा है, लेकिन कल एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो ये हुई है कि हिज़्बुल्लाह ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव को निशाना बना दिया है। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल कदर-1 ने तेल अवीव के करीब मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की है। जिस तरह गाज़ा में बुरा हशर कर दिया था, और अल जज़ीरा के से लेके जितने भी साफ़ी थे उन पे ज़िंदगी तंग हो गई थी, इसी तरह अब लबनान में भी हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं लबनान से ही, बैरूत से ही, जर्नलिस्ट वाइल तालिब। वाइल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर सेफ्टी एज वेल, एंड कुड यू स्टार्ट बाय टेलिंग अस योर करंट लोकेशन एंड प्रोवाइडिंग एन इनसाइट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन बैरूत इन लेबनान राइट नाउ। On Monday, Israel intensified its strikes in Lebanon after the southern Lebanese people received messages from Israel asking them to stay away, stay 1 kilometer away from any Hezbollah targets, as if the people of the south know where the Hezbollah military is hiding or where Hezbollah members are staying. Soon enough, and without enough time for them to leave, Israel started striking, intensely striking southern villages, and people started migrating. The death toll of this day on Monday, which is the deadliest day in Lebanon since the beginning of the war, 558 people killed, including women and children. And the Lebanese health minister said that the majority of these casualties are civilian casualties, as opposed to Israel claim that it's only targeting Hezbollah military sites. And in the days after, even though the death toll was not the same, the death toll from Monday is the highest since the Lebanese civil war. The Israeli strikes, intense strikes continued,
and is slowly spreading across Lebanon. On Monday, also, tens of thousands of southern people migrated north towards Beirut and other cities, and they all were stuck in traffic because the amount of the same people migrating. It took people for a road that usually takes 1 hour. It took 10 hours plus. Some people were sleeping in their cars. Some people were sleeping next to the road. I was told that until this day, people are still searching for shelters and are sleeping on mattresses on the side of the Okay, all road. right, all right. Well, what are the current conditions in hospitals and medical facilities, and how are they managing the surge in casualties? The hospitals are not overwhelmed yet because the Lebanese health ministry have anticipated an escalation scenario and have prepared for such a scenario, imported medicine enough for 3 months. But at some point, if it goes on for a long time, that maybe is not sustainable. While Hezbollah is the most important stakeholder in all this situation, now what's the current position about Hezbollah in all this conflict? How many of their leaders have been killed, or are they primarily on the defensive, or are they still able to mount an effective response? Hezbollah's intervention in this war in the south is based on the idea that it's quote unquote a support front for Gaza. So it's basing its stopping of its attacks on Israel on the stopping of the attacks on Gaza. But yeah, like is Hezbollah now in the offensive or the defensive? I would say it's definitely in the defensive. Their leaders have been assassinated one after the other. Last week, their pages exploded simultaneously. 5,000 pages that they've Yes. imported, and talkie-walkies the next day, injuring thousands of people. Most of which were Hezbollah fighters, but not only Hezbollah fighters, by the way, like because the explosions happened in random places. So Human Rights Watch and human rights organizations called out these attacks as being against international law and being indiscriminate because they happen in random places, in supermarkets, in a funeral, in such places. Nasrallah, head of Hezbollah, had a speech after the Pages attack saying that they will continue fighting and that unless the fight in Gaza stops, the northern Israelis will not be able to come back to their villages. So that is their current stance. Today they launched a rocket, a ballistic missile for the first time since the beginning of the conflict on Tel Aviv, which was anticipated as claimed by Israel. So Hezbollah is in a difficult position right now. Security-wise, it's proven that they are really infiltrated. Their leaders are being assassinated one after the other with drones sometimes. So like the Israelis are getting good leaks about it, and logically. So there are they are infiltrated from the inside. The Pages attack also shows that. Will Hezbollah make huge compromises in this war, because of how much of a difficult position it is now? We will have to see how this war unfolds. I think it's an existential war for Hezbollah because if they give huge compromises, their owning of weapons outside of the Lebanese state will be Exactly. This is very much a crucial situation for all of us. But if this conflict continues at its current intensity, what do you foresee happening? Are there reports of ground confrontations or tank movements, or is Israel primarily conducting airstrikes? There are leaks by the Israeli military and the Israeli media that they are preparing for a ground invasion, but that could be a psychological war. Hezbollah is in a difficult position now. It's on the defensive. So if Israel tries to launch a ground invasion, that could give them
that could subside the equation, because after all, it's a Lebanese land. Hezbollah knows it better. Lebanon's history, like the occupation of the Israeli occupation of Lebanon, Lebanese people in general, not just Hezbollah, have proven that they fiercely capable of pushing Israel out of their land. So it might not be the smartest choice by the Israeli army. थैंक यू सो मच वाइल तालिब फॉर जॉइनिंग अस. हमारे साथ लबनान से मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी डिटेल में हमें चीज़ें बताई. अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. वेलकम बैक. वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल. सुना आप घूमने जा रही हैं? यहाँ जा रही हैं आप घूमने? अब बताएं क्या क्या बता रही हैं? आपने ब्रेक में भी मेरे साथ यही किया था. हाँ तो बताइए फिर. वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची का आगाज़ जो है वो हो रहा है, जो कि 30 अक्टूबर तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी और सारी रहेगा. फेस्टिवल में 40 ममालिक शिरकत कर रहे हैं. फ़लस्तीन, टर्की और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पड़ोसी भारत से भी मेहमान इसमें शरीक होंगे. वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची में 100 से ज़ायद कल्चरल जो है परफॉर्मेंस होंगी और 450 से ज़ायद आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे. मेरा सोनिया से सवाल है, आपने तो बताया नहीं कि आप जा रही हैं या नहीं जा रही हैं. नहीं है, चलें फिर उस पर मेरा सवाल है, आपने तो ये बताया नहीं कि आप जा रही हैं नहीं. मैं बिल्कुल जा रही हूँ, आप देखेंगे आप. मैं जा रही हूँ. गुड, ज़बरदस्त. अच्छा, अब इसमें होगा ये कि जहां हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया से मेहमान आए हुए, वहीं पे पाकिस्तान के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि पूरी दुनिया से जो कल्चरल एम्बेसडर्स आए हुए हैं उनके सामने अपनी भी चीज़ें रखे, अपना भी आर्ट रखे, अपनी भी परफॉर्मेंसेस रखे. तो ऐसे ही एक बड़ी ही ज़बरदस्त आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उज़मा सबीन साहिबा जो कि थिएटर डायरेक्टर हैं और अभी गुफ्तगू में पता चला है कि एक ही यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही डिपार्टमेंट से. तो उज़मा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अब ज़रा इट्स अ प्लेजर. तो फेस्टिवल होने जा रहा है, आज से इसका आगाज़ होने जा रहा है. हम आपके प्ले के बारे में तो पूछेंगे, बट व्हाट आर द फीलिंग्स अबाउट सच अ मैसिव एक्टिविटी हैपनिंग इन कराची? जी, ये बहुत मेगा इवेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें 100 से ज़ायद परफॉर्मेंसेस हैं और कोशिश ये की गई है कि जितनी भी फील्ड्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स है या फाइन आर्ट्स है, उन सबको इसमें कोलैबोरेट किया जाए. तो इसमें थिएटर, डांस, म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स के जो पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफी है, वो सब डिस्प्ले पर है. और सबकी एक यही थीम है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाया जाए. वैसे आप खुद भी इसमें परफॉर्म करेंगी? वैसे सवाल है, या पीछे सिर्फ डायरेक्शन ही से? जी, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ. मेरा एक खेल हो रहा है जो कि 21 अक्टूबर को है, ख्वाबों की नौटंकी. ज़रा कॉमेडी है तो नाम भी आपने. जी बिल्कुल. और जो फाइन आर्ट्स के जो गैलरी में डिस्प्ले है उसमें मेरी फोटोग्राफी भी डिस्प्ले है. अच्छा, क्या जॉनरा है आपकी फोटोग्राफी का? मैंने ज़्यादातर, क्योंकि थिएटर से रिलेटेड है तो हमने इसका नाम ही है बिहाइंड द स्टेज. और जो मेरी फोटोग्राफी है उसका जो मैंने थीम लिया है वो है बियॉन्ड द स्पॉटलाइट. तो उसमें जो ऐसे एक्टर्स जो हर दफ़ा स्पॉटलाइट में रहते हैं, हम उनको बैक स्टेज देख रहे हैं. तो बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी मोमेंट्स उसमें कैप्चर हुई हैं, तो वो ज़रूर आके देखें. अच्छा, ये बताइए कि 40 से ज़्यादा ममालिक के फ़नकार यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत से तो पहली मर्तबा यहाँ आ रहे हैं. येस्टरडे हमारे पास नेपालीज परफॉर्मेंस थे, तो पहली मर्तबा वो पाकिस्तान आए. कितना इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए अपने कल्चर को इन सारे ममालिक के सामने प्रेजेंट करना? कितनी बड़ी बात होगी है? बहुत बड़ी बात है. मैं तो कह रही हूँ एक सॉफ्ट इमेज हमारा जाएगा पूरी दुनिया में. वरना लोग जो बाहर से भी लोग आ रहे होते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आपका क्या था इमेज, कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते थे कि कोई पहाड़ों में लोग होंगे और बुरके वाली ख़वातीन घूम रही होंगी. तो ज़रा सा उनका इमेज चेंज होगा. और बहुत सारे लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं, जैसे कल कोसोवो से कुछ मेहमान हमारे यहाँ आए हैं जो बिल्कुल उनका फ़र्स्ट विज़िट है. तो उनका सबका, जैसे कल वो नेपाली जो गेस्ट आए थे आपके पास भी, उनसे मैंने पूछा था तो वो भी यही कह रहे थे कि हम तो सोच रहे थे कि कोई बहुत अंडर डेवलप सी जगह होगी, लेकिन हम यहाँ आए हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बिल्कुल हमारा चेंज हो गया इमेज. ख़ास तौर पे पाकिस्तान का और कराची का. तो कह रहे हैं तो बहुत हमारे उधर से बहुत मज़े की जगह लग रही है. अच्छा, चले उनको अंडर डेवलप नहीं लगा, वो ऊपर देख रहे थे, नीचे सड़कों को नहीं देखा. यही कहने वाली थी कि उन्हें ऊपर घुमा, नीचे
बनाते। अच्छा, आपने नेपाल की बात की, कितना हमने देखा है पिछले 10 सालों में इस खित्ते में ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल टाइज बड़े अफेक्ट हुए, बल्कि कल्चरल टाइज बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। एक ऐसा वक्त कि जिस वक्त जो कल्चरल एक्सचेंज था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज सो फ्रीक्वेंट। हम यहाँ जा रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद फिर एक एक रेडिकल सी लहर उठ गई वहाँ से। उन्होंने कहा जी बैन 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 सारे। तो इंडियंस कमिंग ओवर है, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तो कहती हूँ दोनों तरफ से जो आर्टिस्ट का जो एक्सचेंज होना चाहिए, क्योंकि देखें इससे एक आपकी क्रिएटिव माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। आप एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़, और हम कोई बड़ी चीज़ें कर सकते हैं बजाय इसके कि हम ये इस तरह की चीज़ें करें। और हमेशा से देखें आर्टिस्ट या जो जनरल पब्लिक है वो तो हमेशा से मिलना चाहते हैं, और हमारी बहुत उनसे मोहब्बत भी है उस तरह से। पहले भी जब वो लोग आते थे तो हम उनको बहुत लेकर जा रहे हैं, और के बहुत दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है हमारी। ऐसे लगता है कि हम बहुत पुराना सब एक दूसरे को जानते हैं। तो ये मैं तो कहती हूँ अभी बहुत अरसे बाद हो रहा है, ये जल्दी जल्दी होना चाहिए। 75 साल पहले जानते तो थे ना। बिल्कुल। बल्कि 75 साल पहले भी जाने की जरूरत नहीं है, अगेन वही 10 साल पहले वाली जो चीज़ें हैं। तो प्लीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ इनके आपके अपने मुतालिक के, आपने मुझे कहा आप कॉमेडी आपका थिएटर है, तो ख़वातीन वो भी कॉमेडी लिखना ज़रा मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर वैसे रोमानवी अफसाने और इस तरह की चीज़ें लिखा करती हैं। लेकिन कॉमेडी में जाना कितना कोई टफ़ था, या आपका जॉनरा है, या आपने ख़ुद से चूज़ किया कि मैं, या इससे पहले आपने कुछ और लिखा और अब आपने सोचा मैं कॉमेडी करके देखूँ कि किस तरह से मुझे क्या फ़ीडबैक आता है? जी है तो मुश्किल, और वाकई नहीं है ख़वातीन इसमें, लेकिन मैं लिखती भी हूँ प्ले, लेकिन ये वाला मैंने नहीं लिखा है। अच्छा। ये हमारे राइटर हैं बाबर जमाल, जो मेरी टीम का हिस्सा हैं, और बहुत अरसे से हम साथ काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये ज़रूर है कि ये जॉनरा मैंने ख़ुद सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे ज़रा हंसी मजाक और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अपील करती हैं, तो मैं वो ज़्यादा दिखाना चाहती हूँ लोगों को। और मुझे होता है कि आजकल का जो इतना डिप्रेसिंग माहौल है उसमें लोग हंसना चाहते हैं, कुछ लाइट बात करना चाहते हैं, और देखें उसमें से भी आप कोई सीरियस गुफ्तगू उन तक कोई सीरियस मैसेज पहुँचा सकते हैं। तो क्यों नहीं हम इस तरह से काम करें। बिल्कुल ऐसे। और इसमें कितने टोटल प्लेज होंगे इस पूरे इवेंट में? इस पूरे इवेंट में देखें डांस भी है, म्यूज़िक भी हो रहा है, थिएटर भी हो रहा है, तो कोई 100 से ज़ायद परफॉर्मेंसेज हैं जो डेली बेसिस पर हो रही होंगी। और जैसे आर्ट्स काउंसिल के तो आपको पता है कि 2-3 जो ऑडिटोरियम्स हैं, ऑडिटोरियम 1 है, ऑडिटोरियम 2 है, और हर जगह परफॉर्मेंसेज लाइन अप हुई हुई हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो कह रही हूँ सबको आना चाहिए, और बस डेरे डाल दें वहाँ पे 1 महीने के लिए। एब्सोल्युटली, आई एम एक्साइटेड। आखिरी प्ले जो मैंने किया था वो इंग्लिश डे पे किया था, इफ यू रिमेंबर। वो जिस तरह होता था ना, वो खैर बताना तो वो बस कर लेते थे, शेक्सपियर डे पे हम कर लेते थे चीज़ें। बट आखिर में वी हैव गॉट 30 सेकंड्स टू 1 मिनट। मैं चाहता हूँ मैम, ये तो चीज़ें हो गई ना, ये फेस्टिवल के ओवरऑल थिएटर की तरक्की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कराची शहर में? क्या किया जाना चाहिए कि हम दोबारा से उसको अपलिफ्ट करें? देखिए सबसे ज़्यादा तो हमें ऑडिटोरियम्स बनाने चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ यही एक हमारे पास आर्ट्स काउंसिल है जहाँ पे अच्छे ऑडिटोरियम मौजूद हैं। तो ये शहर के और जगहों पर भी होना चाहिए, कि अब कराची शहर इतना बड़ा है तो उसको आप सबको तो केटर ही नहीं कर पाते उसमें। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑडिटोरियम्स बनने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी थिएटर की अकेडमीज़ होनी चाहिए ताकि लोग सीखें। और एक देखें जो एक ये नेगेटिव एनर्जी आ जाती है ना, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे आप, और ये है ही कोलैबोरेटिव आर्ट। इसमें जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं आपकी नहीं सुनूंगी, हम कोई एक चीज़ बना ही नहीं सकते, और फिर इससे माशरे में रवादारी का होगा। थैंक यू सो मच उदय समीन, आप तशरीफ़ लाएं। और जनाब हम अब इसको कोशिश करेंगे रोज़ाना, क्योंकि हमारे शहर में इतना बड़ा हो रहा है फेस्टिवल, तो हम रोज़ाना बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, जब हम आर्ट और आर्टिस्ट ऑफ फ़न की बात कर ही रहे हैं, तो हम आपको ये भी बताते जाएं कि आज जो है वो कौन सा दिन है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, और आपने पकड़ना है। किसी मेहरबान ने आके मेरी ज़िंदगी सजा दी, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। और इस जैसे कई शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मधुर और ख़ूबसूरत आवाज़ की जो मालिक हैं, पाकिस्तानी गुलकारा नाहिद अख्तर आज अपनी 68वीं सालगिरह मना रही हैं।
वेलकम बैक। आज 26 सितंबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जहाज़ रानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद गहरे समंदरों में मुसाफिर बरदार, माल बरदार, तेल और केमिकल बरदार बहरी जहाज़ों के महफूज सफ़र जबकि समंदरों में दरपेश मसाइल का हल तलाश करके अमली इक़दामात को यकीनी बनाना है। एब्सोल्युटली, इसी पे हम बात कर लेते हैं। स्पोक्सपर्सन नीमा और मैरीटाइम एक्सपर्ट डॉक्टर नाजिया शेर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इस साल की थीम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द मैरीटाइम। प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताइएगा, हाउ इम्पॉर्टेंट हैज़ मैरीटाइम बिकम इन द मॉडर्न एरा? ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं, आज जो है वो 26 सितंबर है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है रिगार्डिंग द मैरीटाइम डे। तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसकी थीम दी है। इस दफ़ा जो थीम है वो है नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी फर्स्ट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी क्रूशल इम्पोर्टेंस इसकी है कि वाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द शिपिंग, एंड सेकेंडली इसकी चीज़ है कि आईएमओ का क्या रोल है। आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स कि हाउ किस तरह से शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो हमारी, हम इसको एफिशिएंट बना सकते हैं, क्योंकि 80% जो है ना ग्लोबल ट्रेड वो आपकी शिपिंग रूट्स के थ्रू ही हो रहा है। तो इसलिए आपकी इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट पिलर है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए और इसकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरीके से सिक्योर बना रहे हैं पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान जो अगर उसकी आप पोजीशनिंग देखें, इट्स वेरी क्रिटिकल। हम ईस्ट और वेस्ट दोनों के हमारे रूट्स बड़े ज़बरदस्त हैं और कराची से लेके गवादर तक वी हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्ल्ड। तो हम किस तरीके से अपनी जो बहरी आबी गुजरगाहें हैं उनको महफूज बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन। पाकिस्तान की जो 1001 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, ये सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, यहाँ पे ये नहीं है। तो इसलिए इनके पास वो शिपिंग रूट्स ही नहीं है जो हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें अपने शिपिंग रूट्स की जो पोटेंशियल है इसको देखना है कि हमारा जो पोटेंशियल इसको हम किस तरह से टैप कर सकते हैं। और सेकेंडली ये कि हमारे जो पोर्ट्स हैं, जैसे गवादर पोर्ट्स है, आपका केपीटी है, कराची पोर्ट हार्बर है, एंड पोर्ट कासिम है, इसकी एफिशिएंसी हमारे लिए मैटर करती है। और आपको पता है कि 80% जब ट्रेड आपकी इसके थ्रू हो रही है, जो आपकी इकोनॉमी है इसके थ्रू हो रही है, तो फिर इसकी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से काम हो रहा है। पाकिस्तान ने रिसेंटली हांगकांग कन्वेंशन को साइन किया है जो कि 25 जून को हुई थी। हांगकांग कन्वेंशन ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, सेफ एंड शिप रिसाइकलिंग के ऊपर है। मैरीटाइम सेक्टर के ना दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक है आपका शिप बिल्डिंग और दूसरा है शिप मेंटेनिंग एंड शिप रिसाइकलिंग। तो शिप बिल्डिंग जिस तरह, ये प्लीज़ मुझे बताइए, शिप रिसाइकलिंग। यस, शिप बिल्डिंग जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है उसको आपने इस तरह से ख्याल रखना है कि आपकी जो भी शिप्स वगैरह बिल्ड हो रही हैं उसमें कोई भी हिजार्डस मटेरियल ना हो, कम से कम हो, मिनिमम उसकी यूटिलाइजेशन हो। और शिप ब्रेकिंग है तो शिप ब्रेकिंग में इस तरह से कि जो भी आपका हिजार्डस मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है शिप के अंदर उसका किस तरह से डिस्पोजल हो रहा है। जैसे शिप रिसार्डस मटेरियल्स में आपके होते हैं एस्बेस्टस हैं, पीसीबीज हैं और अदर केमिकल्स हैं जैसे हैवी मेटल्स हैं, तो इसका डिस्पोज ऑफ आप किस तरह से कर रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान में एक मरीन पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर है आपकी पोर्ट के अंदर, वही सारी चीज़ें देख रहा है और माशाल्लाह से इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन पोटेंशियल हमारा फिर भी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बांग्लादेश हमारा लो है फिर भी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही लो हो, क्योंकि ग्लोबली तो 14 ट्रिलियंस का पोटेंशियल है मैरीटाइम सेक्टर्स का, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 210 मिलियंस का पोटेंशियल है। That's peanuts. Yes, और रीजनल कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो इंडिया का 1.7 बिलियन का पोटेंशियल है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वी आर वर्किंग ऑन इट और इंशाल्लाह वी विल डू इट। गुड हो गया। लेकिन ये बताएं कि जो आबी हयात है इनकी भी प्रोटेक्शन के लिए कोई हम ख़ास इक़दाम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आबी हयात के लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं शिप के हवाले से, शिप से निकल रहे हैं, ये आपके रिसाइकलिंग की तरफ जाएँ, इन्वायरमेंटल जो है ना इको फ्रेंडली हो, इन आपको इको फ्रेंडली या क्या कहते हैं कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ये कि लास्ट ईयर जो है वो मरीन पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर था, उसके थ्रू हमने लास्ट टाइम हमारा मरीन मार्पोल कन्वेंशन थी, उसको 50th एनिवर्सरी हमने जो है ना वो मनाई थी। इस दफ़ा हमारे पास है सोलास।
सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, इसकी 50th एनिवर्सरी है। तो ये आबी हयात को तो हमने कंट्रोल करना है, आबी हयात की प्रोटेक्शन के लिए तो काम करना है। जो भी शिप जा रही है समंदर के अंदर, उसने आपकी जो एक्वेटिक फोना है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। इस तरह का आपने सस्टेनेबल वे में चलना है कि आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। मैम सोनिया की सवाल डिराइव करूंगा। एक तो हो गई ट्रेड जो कि गुजरगाहों से होती है, नेक्स्ट थिंग इज ब्लू इकोनॉमी। यस, अच्छा, ब्लू इकोनॉमी की पोटेंशियल शायद हम अब तक समझ नहीं पाए हैं एज अ नेशन ऑन द होल। पूरी दुनिया इसमें से कितना ज़्यादा डिराइव कर रही है, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ ब्लू इकोनॉमी मैरीटाइम के तनासुब से। हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमारी मैरीटाइम एजेंसीज, हमारे जितने भी इदारे हैं, इस विंडो को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कितना कर पाए हैं, कितना करना है? पहले तो मैं ये बता दूं अपने देखने वालों को कि ब्लू इकोनॉमी है क्या, Yes, क्योंकि please. अभी तक जो है ना हमारे पास Yes. सी ब्लाइंडनेस है, हमें यही नहीं पता Yeah, कि व्हाट please. इज़ ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी एक्चुअली जो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन है हमारे एक्वेटिक फौना की या एक्वेटिक रिसोर्सेज की, इसकी जो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, एक होती है आपकी नॉर्मल इकोनॉमी जो कि ट्रेड से रिलेटेड होती है, दूसरी आपकी जो समंदर से रिलेटेड होती है वो ब्लू इकोनॉमी। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि फिशरीज़ का सेक्टर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर इसके अलावा शिप बिल्डिंग्स है, शिप मेंटेनिंग, शिप अब मरीन टूरिज़म आता है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे कंट्रीज़ है ये तो उससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो रहे हैं, जैसे आपके बराबर में मालदीव्स देख लें, आप कडाला देख लें, श्रीलंका, ये श्रीलंका देख लें, दे आर वेरी मच फेमस फॉर दिस। तो पाकिस्तान में इसका काफ़ी पोटेंशियल है। इवन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, इन्होंने ब्लू इकोनॉमी रिसर्च सेंटर भी बनाया है जो कि इसी के सारे अफेयर्स को जो है वो हेड कर रहा है। और हमारे जो प्रेसिडेंट है वाइस एडमिरल अहमद सईद, वो माशाल्लाह से दे आर वर्किंग वेरी एक्टिवली ऑन इट। ये इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे स्कूल बच्चे हैं ना, हमारे यहाँ तो कोई एक्टिविटीज़ होती नहीं है, मुझे लगता है आप लोगों को ना इनवाइट करना चाहिए बच्चों को। जब हमारी रूट्स में हम ये सारी बातें बिठाएंगे कि भाई आबी हयात का भी ख्याल रखना है, शिप में ऐसे हो रहा है, ये एयर पॉल्यूशन है, ये वाटर पॉल्यूशन है, सो आप लोग जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास तो वैसे भी बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज़ होती नहीं है स्कूल में, बस वो PT हो जाती है, दैट्स इट, स्पोर्ट्स डे सो कॉल्ड हो जाता है। सो आप लोगों को उन्हें बुलाना चाहिए, डिफरेंट स्कूल्स को, बच्चे जाएँ, सीखें, लर्न करें। आपने जो इन्फॉर्मेशन 10 मिनट में दी है, मुझे तो लगता है कि ये अगर बच्चे को इन्फॉर्मेशन दी जाए तो आगे जाके बच्चे ये सारी जो पॉल्यूशन जो चीज़ें आप बता रही हैं कि आबी हयात का ख्याल रखना है या शिप में ये चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेटिव भी है ना, एज अ पार्ट ऑफ CSR, एज अ पार्ट ऑफ CSR करना चाहिए ये। बिल्कुल, हम लोग जो है वो हर दफ़ा सेमिनार्स अटेंड करवाते हैं। इस दफ़ा भी हमारा सेमिनार इस वक्त हो रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि मैरीटाइम के हवाले से ही है। और इसके अलावा हमारी डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि हम ऑन फील्ड जाके करते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स भी इनवाइटेड होते हैं और हमारा काम ही नीमा का यही है कि अवेयरनेस फैलाना लोगों तक। मैम आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रेड थ्रू सी, उतने इसको पेरिल्स भी हैं, एंड वन ऑफ द पेरिल्स इज़ ऑब्वियसली पायरेट्स एंड ऑल। ठीक है, कितना ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट हो गया है इस चीज़ को भी, और लोग हमारे पानियों में इतना नहीं है, बट जो अफ्रीकन साइड पे है और इस साइड पे, तो अब एज पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया इस तरफ भी देखना कि जो इतनी ये चीज़ें होती हैं। पायरेसी के लिए जाहिर है ये स्मगलिंग है, पायरेसी है, ये ग्लोबल आपका अलमिया तो है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी इसके ऊपर जो है वो फुल ग्रिप रखे हुए है। तो पाकिस्तान में इसके एक्सीडेंट इतने नहीं हैं, लेकिन अगर ऑल ओवर देखें जैसे सोमालिया है या दूसरे जो हैं यहाँ पे जहाज़ जो है वाक़ई करते हैं, तो बेसिकली इनको चैनल्स वगैरह मिल जाते हैं छुपने के लिए और दे जस्ट ट्रैप एंड गेट इट। तो इसके लिए आपको ज़ाहिर है कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, तो ही इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, हम ना सिर्फ ये कि जो हमारी आबी गुजरगाहें हैं उनको महफूज बनाएं, जो उनमें काम करने वाले, जैसे आपने कहा कि उनकी भी ज़िंदगियों को महफूज बनाएं, और हम हमारे पास जो इतनी बड़ी ये जो कोस्ट लाइन है जिसके साथ हम लिटरली कुछ भी नहीं कर रहे हैं,
ना ही हम उसमें फ़िशरीज़ का मतलब आए दिन ख़बरें आती रहती हैं, गैर कानूनी उसमें फ़िशिंग हो रही होती है, उसको कंट्रोल करना है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि डॉक्टर साहिबा ने कही कि जो हमारी पोटेंशियल है, द मरीन टूरिज़म, द कोस्टल टूरिज़म, इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है इस मुल्क के पानियों में, क्या कुछ नहीं है, राइट फ्रॉम द रेड प्लैंक्टन्स इन द बीनीथ द सी टू द वेल वॉचिंग एंड डॉल्फिन वॉचिंग, और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो बस ज़रूरत इस समर की है कि जी हम इसको, इस विंडो को भी यूज़ करें। तो फैसल, बजाय हम बाहर से कर्जा लेकर आने के अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी टूरिज़्म को स्ट्रॉन्ग Yes. करें, अपनी चीज़ों से प्रोडक्शन निकालें, तो शायद ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो भाई आज के शो से हम आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। अपना आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है। और एक और चीज़, वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, किसी को भी हल्का फुल्का भी हो तो वो डॉक्टर के पास जाए, और जिसको वायरल हो लोग कोशिश करें कि उसके बराबर में ना ही बैठें तो बेहतर होगा। तो फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।